एपिसोड की शुरुआत में कनूट और उसके आदमी लाशों को गिन रहे होते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि कैटिल की तरफ से 122 लोग मारे गए हैं और उनकी तरफ से 8 लोग। और ये बात कनूट को बता रहा होता है वुल्फ, और वो ये भी बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये नंबर फिर भी उससे ज़्यादा है जितना हमने सोचा था। कनूट कहता है ये तो होना ही था, हमें उन्हें अपनी पावर के बीच का डिफरेंस दिखाना ही था। वुल्फ कहता है हाँ सही कहा आपने, मैं श्योर हूँ कि उनकी तरफ से कोई भी अब लड़ना नहीं चाहता होगा। हमें एक और मैसेंजर को भेजकर उनके सरेंडर के लिए पूछना चाहिए। तभी यहाँ पर फ्लोकी आता है और कहता है महाराज क्या हम कैटल के घर को घेर लें। कनूट उसे मना कर देता है और कहता है कोई भी सोल्जर फार्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे आदमियों ने फार्म को लूटना शुरू कर दिया तो कैटल मरने तक लड़ाई करेगा। फ्लोकी कहता है लेकिन लूटना तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। कनूट कहता है इस बैटल का पर्पज़ इस पूरी फार्म को हड़पना है, ना कि कोई छोटी मोटी लूट करना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस फार्म को बिना किसी नुकसान के लेना चाहूँगा। तो अब और ज़्यादा किसानों को मत मारना और बाकी जोम्स वाइकिंग्स को कह दो कि मैं उन्हें बड़ा इनाम दे दूंगा। फ्लोकी कहता है जैसी आपकी इच्छा महाराज, और वो वहाँ से चला आता है। और फिर उसके पीछे आता है किंग स्वेन और कहता है इतना सब कुछ करने के बाद तुम दयालु बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे झूठ मेरे सामने काम नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूँ। तुम ये बिलीव करना चाहते हो कि जो तुमने किया है वो सही है, और देखा जाए तो तुम सही भी हो। यही एक सच्चे राजा का डिसीजन होता है धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए। किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। ये एक बहुत बड़ा भार है जिसे कि सब लोग हैंडल भी नहीं कर सकते। ये दुनिया अभी भी एक नरक है, स्वर्ग से काफ़ी दूर, और नरक में नरक के ही तरीके चलते हैं। तुमने सही डिसीजन लिया है कनूट। तुमने पहले ही अपने पिता को, भाई को और अपने ही लोगों को मार दिया है, तो अब और लोगों को मारते रहो जब तक कि लाशें स्वर्ग के दरवाजे तक ना पहुंच जाए। और फिर हमें एइनार को दिखाया जाता है जो कि अर्नेट की ग्रेव के सामने बैठा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर वैसे ही उसे ध्यान आता है कि थोरफिन कहाँ पर है, और फिर कहानी जाती है ओलमार की तरफ। ओलमार यहाँ पर जा रहा होता है और देखता है कि आसपास हर जगह घायल लोग पड़े होते हैं। किसी का हाथ कटा होता है तो किसी का पाँव, और हाथ पैर को बांध बांध के वो घायलों का खून बहने से रोक रहे होते हैं। तभी ओलमार को वो लड़की दिखती है, वही वाली, जो कि कहती है यंग मास्टर, मेरे फादर के हाथ कट चुके हैं। और वो आदमी कहता है प्लीज़ मेरी बेटी का और मेरी फैमिली का ध्यान रखना। ओलमार ये सब देखकर काफ़ी डर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है लेकिन तुम तो एक सुअर को भी नहीं काट सकते। और वो वही बंदा होता है जिसको ओलमार ने मारा था। मतलब वो सच में वहाँ नहीं होता, बस ओलमार को दिख रहा होता है जैसे कि थोरफिन को दिखते हैं। इसके बाद वो गायब हो जाता है और ओलमार आसपास देखता है और उसे उल्टी आने लगती है। इसके बाद वो लड़की उसके पास आती है और कहती है यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? क्या आपको भी चोट लगी है, या फिर ये तुम्हारे पेट की वजह से है? अगर ऐसा है तो तुम्हें लेट जाना चाहिए। और ओलमार की हालत भी यहाँ पर बहुत ख़राब होती है, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैटिल के घर को, जहाँ पर स्नेक उन्हें बता रहा होता है हमें अभी एक सरेंडर करने के लिए मैसेज मिला है। किंग कनूट अटैक करना बंद कर देगा और कंडीशन सेम है, कैटिल की फैमिली को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। चॉइस तुम्हारी है कि तुम सरेंडर करते हो या नहीं। बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 20 से भी कम आदमी हैं जो कि लड़ सकते हैं। कैटिल की वाइफ कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ये नहीं सह सकती, मैं अपराधी नहीं बन सकती। ये फार्म कैटिल की है, वो किंग हमें ये फार्म को छोड़कर भिखारियों की तरह रहने के लिए कैसे कह सकता है? ये सब तुम्हारी कायरता की वजह से है स्नेक। तुम उनसे 3 गुना ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी तुम निकम्मे मुफ्तखोर उनसे हार गए। और वो उसकी तरफ पानी से भरा हुआ कंटेनर फेंकती है। फोक्स उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन स्नेक उसे रोक देता है। थोरगिल कहता है अगर हमने फाइट करना कंटिन्यू किया तो तुम क्या करोगे स्नेक? स्नेक कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थोरगिल कहता है यही मैं सुनना चाहता था। माँ चिंता मत करो, मैं ये सब देख लूंगा। 20 आदमी एक किंग का सर लाने के लिए काफ़ी है। कम आदमी होने के बाद भी जीतने से हमारा नाम होगा। मैं अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखूंगा। ओल्ड मास्टर कहते हैं शांत हो जाओ थोरगिल, फाइट या सरेंडर करने की चॉइस तुम्हारी नहीं है। थोरगिल कहता है फादर अभी बेहोश हैं, ये मत कहना कि तुम डिसीजन लेना चाहते हो। ओल्ड मास्टर कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। मैं पहले ही रिटायर हो चुका हूँ और तुम भी फैमिली को छोड़ चुके हो। यहाँ पर कोई और भी है जो कि कैटल का असली वारिस है, और वो होता है ओलमार। मतलब अब सब कुछ ओलमार पे टिका है कि वो सरेंडर करता है या फिर फाइट। और ओलमार सीधा सीधा सरेंडर कर देता है। उसकी मोम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को नॉर्समैन कहते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और स्नेक भी ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। ओलमार कहता है मुझे शर्म आ रही है, मुझे काफ़ी शर्म आ रही है,
लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ बाकियों को मरता हुआ देख, और अपने आप के मरने से भी मैं डरा हुआ हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहे, बस मैं इस सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। थोरगिल कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो ओलमार? तुम ही फाइट करना चाहते थे, याद करो। इनफैक्ट ये मत भूलो कि तुमने ही इस लड़ाई को शुरू किया है। ओलमार कहता है, तुमने सही कहा, ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने अपने आप का बेवकूफ़ बनने दिया और किंग कनूट ने मेरा इस्तेमाल किया। मैं जानता हूँ कि मैंने मोम और बाकी सबके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन क्योंकि मैंने ही ये शुरू किया है, मैं ही इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। थोरगिल कहता है, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं थी। किंग कनूट की नज़र इस फार्म में काफ़ी पहले से थी। अगर वो तुम नहीं होते तो वो कोई और होता, मैं या फिर फादर। ओलमर कहता है, लेकिन वो मैं था जिसने कि उनको लड़ाई करने का मौका दिया। थोरगिल कहता है, तुम्हें पता नहीं ओलमर कि वॉर कैसे शुरू होती है। वो किसी न किसी तरीके से लड़ाई करने का रास्ता निकाल ही लेते। अपने सर को ऊपर उठाओ ओलमर, तुमने सही किया है। तुम्हारी शान तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है। अगर तुमने एक बार इसे बचा लिया तो तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। मुझे अपनी वाइकिंग वाली बहादुरी दिखाओ ओलमार। ओलमार उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है और कहता है, नहीं, वो बहादुरी नहीं थी। मैंने अपना बेवकूफ़ बनवाया। मैं एक इडियट था जिस पर हंसना सही था। लेकिन अब मुझ में उतनी भी बहादुरी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता भाई। मुझे अपनी शान की कोई परवाह नहीं। मैं सरेंडर करता हूँ। अगर तुम्हें हंसना है तो मेरे ऊपर हंस सकते हो। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लीडर ने अपना डिसीजन ले लिया है, जाओ और कनूट को बता दो। स्नेक कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपकी चॉइस पर नहीं हंसूंगा यंग मास्टर। और फिर थोरगिल डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले आता है। स्नेक कहता है, रुको थोरगिल, तुम कहाँ पर जा रहे हो? थोरगिल कहता है, चुप हो जाओ, मैं तुम डरपोकों के साथ काफ़ी रह लिया। ओल्ड मास्टर कहते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ भी तुम्हें तबाही की तरफ ले जाती है, लेकिन फिर भी ये सब वेस्ट नहीं गया। इसके बदले में तुम्हारे बेटों ने काफ़ी कुछ सीख लिया और अब वो आदमी बन गए हैं। और फिर हमें एनार को दिखाया जाता है जो कि थोरफिन को ढूंढने भाग रहा होता है। और फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है जब एनार लेफ के पास जाकर कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम तो उसे वापस ले जाना चाहते थे, है ना? लेफ कहता है, हाँ, मैंने उससे यही वादा किया था और मैं ये वादा पूरा ज़रूर करूँगा। लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए थोरफिन वापस गया और उसने कहा कि वो वापस लौट के ज़रूर आएगा। मैं उसकी आंखों पर भरोसा करता हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थोरफिन को जो कि कनूट के बॉडीगार्ड्स के आगे पहुंच जाता है और उनमें से एक बॉडीगार्ड उसे कहता है, तुम कैटल की फैमिली से नहीं हो, है ना? थोरफिन कहता है, मैं हूँ थोरफिन, थोर्स का बेटा। मैं इस फार्म में काम करता हूँ। मैं कैटल का मैसेज लेकर आया हूँ। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। वो बॉडीगार्ड कहता है, तुम यहाँ काम करने वाले नहीं हो, तुम तो स्लेव हो। मैं शक्ल देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन स्लेव है और कौन नहीं, क्योंकि तुम स्लेव्स में से जानवरों की जैसी बदबू आती है। तुम्हारे जैसे से बात करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने तुम्हें बता दिया है, अगर कैटल खुद यहाँ नहीं आता तो बैटल चालू रहेगा। जाओ और ये मैसेज दे दो। थोरफिन कहता है, मैं पहले महाराज का बॉडीगार्ड था, वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचान जाएंगे अगर तुम उन्हें मेरा नाम बताओगे। उन्हें कहना कि थोरफिन आया है, थोर्स का बेटा। वो बॉडीगार्ड कहता है, किंग कनूट और तुम एक दूसरे को जानते हो? थोरफिन कहता है, हाँ, ये कुछ समय पहले की बात है, 4 साल पहले की, जब मुझे किंग कनूट की प्रोटेक्शन का काम मिला था। इसके बाद वो गार्ड उसे पंच मारता है और कहता है, क्या तुम अब होश में आ गए बच्चे? जागे हुए सपने देखना बंद करो। तुम्हारे जैसा कोई कमज़ोर रॉयल बॉडीगार्ड नहीं हो सकता। थोरफिन कहता है, माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, लेकिन यही सच है। अगर तुम महाराज को मेरा नाम बताओगे तो वो समझ जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, क्या हुआ ड्रोट? मतलब इसका नाम होता है ड्रोट। क्या हुआ ड्रोट? वो अभी भी सपने देख रहा है। ड्रोट कहता है, लगता है कि तुम अभी जागे नहीं हो, अब तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कनूट को, जो कि देखता है कि उसके सैनिकों में भीड़ जमा हो गई है। वुल्फ से वो उसका रीज़न पूछता है। वुल्फ उसे बताता है कि कैटिल ने एक मैसेंजर भेजा है, लेकिन लगता है नहीं कि वो कैटिल की तरफ से एक पर्सनल सरेंडर है। तो हमारे आदमी उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो आदमी काफ़ी ज़िद्दी है। कनूट कहता है, क्या तुम्हें उसका नाम और पोजीशन पता है? वुल्फ कहता है, हाँ, वो कैटिल का कोई रिलेटिव नहीं है। उसने मुझे अपना नाम बताया, थोरफिन, थोर्स का बेटा। वो इस फार्म में काम करता है। फ्लोकी और कनूट दोनों ही ये सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। ये सुन के कनूट को अपने चेहरे का निशान याद आ जाता है जो कि उसे थोरफिन ने ही दिया था। कनूट कहता है, क्या वो जवान और कद में छोटा है? वुल्फ कहता है, हाँ, आपने सही कहा। क्या आप उसे जानते हो? हमें क्या करना चाहिए महाराज? क्या आप उससे मिलना चाहते हो? कनूट कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है।
फ्लोकी अपने मन में कहता है, थोर्स का बेटा? नहीं, शायद ये दूसरा थोर्स होगा, क्योंकि थोर्स भी एक कॉमन नाम है। फ्लोकी को ये सुन के हैरानी इसलिए हुई क्योंकि फ्लोकी थोर्स को जानता है, लेकिन वो थोरफिन को नहीं जानता। तो उसे लगा कि शायद वो थोर्स का बेटा है, जो कि सही लगा। लेकिन अब वो सोच रहा है कि ये कोई और थोर्स होगा। और फिर कहानी वापस थोरफिन की तरफ आती है। ड्रोट उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन थोरफिन उसके अटैक से आसानी से बच रहा होता है। थोरफिन कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। तभी पीछे से एक गार्ड कहता है, क्या हुआ ड्रोट, क्या तुम उसे एक भी पंच नहीं मार पाए? और थोरफिन सोच रहा होता है और वो कनूट से मिलने के तरीके के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक गार्ड कहता है, ड्रोट जल्दी से उस पर हमला करो, वरना हम इन बेट्स को सेटल नहीं कर पाएंगे। और थोरफिन का ध्यान उसकी तरफ चले आता है और इतने में वो उसे पंच मार देता है। और फिर वहाँ पर एनार आ जाता है और कहता है, थोरफिन क्या तुम ठीक हो? थोरफिन कहता है, एनार तुम यहाँ क्यों हो? एनार कहता है, तुम्हें रोकने के लिए। चलो वापस चलते हैं, इन लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी थोरफिन देखता है कि एक सैनिक दूसरे को पैसे पकड़ा रहा होता है। थोरफिन ये देखकर उनसे पूछता है कि ये किस तरह की बैट है। और वो सोल्जर बताता है, हम ये देखने के लिए बैट लगा रहे हैं कि तुम कितने हमले झेल पाते हो, जिसके बाद तुम रोना शुरू कर दो या फिर मारे जाओ। सबसे ज़्यादा बैट 10 से भी कम की लगी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोचते हैं कि तुम 20 तक टिक जाओगे। एनर थोरफिन को कहता है, ये सब मॉन्स्टर हैं, इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है थोरफिन। थोरफिन कहता है, मैं भी बैट लगाना चाहूँगा, मैं अपने आप पर बैट लगाऊंगा। मैं पैसे नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं चाहता हूँ कि मैं महाराज से बात कर सकूँ। वो सोल्जर कहता है, तो ठीक है, अगर तुम बैट लगाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा की बैट लगानी पड़ेगी। और वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा की बैट किसने लगाई है। दूसरा सोल्जर बताता है कि मुझे याद है एक बंदे ने 90 पंचेस की बैट लगाई थी। पहले वाला सोल्जर कहता है, तो ठीक है, अगर तुम 100 पंचेस सहन कर पाए तो तुम जीत जाओगे। और थोरफिन इसके लिए मान जाता है। एनार उसे मना कर रहा होता है और वो बोलता है, तुम्हें इस फार्म के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वॉर करने दो। थोरफिन उसे कहता है, मैं ठीक रहूँगा एनार, पिटने की भी एक ट्रिक है, चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। और फिर पीछे से बाकी सोल्जर्स कह रहे होते हैं, लगता है कि उसे तुमसे डर नहीं लगता ड्रोट, और पहले कभी किसी ने ड्रोट द बियर किलर की ऐसी बेइज्जती नहीं करी थी। तो इसलिए ड्रोट भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे पंच मारने लगता है।